चलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद डाउट सेशन जो भी आपका। अब देखिए, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अब मैसेज नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, direction and magnitude is constant, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब इस केस में हमें किस बात की एनालिसिस करनी है कि पार्टिकल को अगर मैं रखूं और उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी कांस्टेंट होगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब अगर पार्टिकल पे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? दो तरीके के पाथ हो सकते हैं आपके। पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। सिंपल इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि मैंने कहा कि मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी में पार्टिकल को ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है, अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, ठीक है। उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, जी तो कांस्टेंट है ना, ठीक। तो उस पे कांस्टेंट फोर्स जी लगेगा, मतलब पार्टिकल कैसे आता है? बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आता है, ठीक है। इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। सेकंड, अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर एंगल आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, पार्टिकल कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल वही है मोशन अंडर ग्रेविटी का। अगर मैं पार्टिकल को नीचे थ्रो कर रहा हूँ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, और जी का डायरेक्शन भी क्या है? डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। दोनों सेम डायरेक्शन में ना, ठीक, दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? जीरो। अब मैं पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया, वी ऊपर की तरफ, ठीक है, जी नीचे की तरफ, एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। अगर जीरो या 180 है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए पहले, एग्जाम्पल भी जरूर लिख लीजिएगा ताकि चीजें क्लियर हो। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल ले लीजिए। पार्टिकल को आपने ऊपर थ्रो किया तो एंगल कितना होगा? यू और वी के बीच में, सॉरी यू और जी के बीच में 180। पार्टिकल को नीचे फेंका तो उस समय कितना होगा एंगल? 0 डिग्री होगा। और यू इज इक्वल टू जीरो, अगर पार्टिकल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ किसी हाइट से तब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए पैराबोलिक पाथ कब होगा? व्हेन एंगल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल नहीं है, इसके अलावा कोई भी एंगल है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पैराबोला। ये चीज याद रखिएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसी केस में बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो उस केस की बात नहीं कर रहा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है तो। नोट कर लिया। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे? अरे कोई वेरिएबल नहीं है,
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये तो सिंपल 2u वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब a वेक्टर और u वेक्टर दोनों क्या हो गए, पैरेलल। मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, लेकिन है तो पैरेलल ना, वेक्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक। तो अगर दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं, इसका मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लिखिए, नोट कर लिया। मैंने कहा पार्टिकल पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एंगल थीटा है। अब तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होने वाला है, ठीक है। कैसा पाथ होगा, ये वाला, ये वाला, ये, या ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इतनी जल्दबाजी क्यों है। क्यों, अब देखिए एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो अगर पार्टिकल पे फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो पार्टिकल कोशिश करेगा कि मैं फोर्स के डायरेक्शन में अलाइंड हूं, ठीक है, क्योंकि मैं फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक। तो पार्टिकल तो इसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट में देखूं, फोर्स आपने लगाया है राइट डायरेक्शन में, फोर्स आपने राइट डायरेक्शन में लगाया है, तो पार्टिकल नीचे क्यों आएगा, मैं फोर्स तो राइट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ना, तो पार्टिकल नीचे आने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो ये वाला तो रॉन्ग है, ये दोनों हो नहीं सकते हैं, क्योंकि फोर्स आपने राइट डायरेक्शन में लगाया, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, हमेशा ध्यान रखें कि पार्टिकल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, पार्टिकल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने कहा कि पार्टिकल को आपने थ्रो किया किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, तो पार्टिकल ऐसे जाता है, यू और ये थीटा। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालूं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पार्टिकल को जब आपने थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन पे कोई भी फोर्स नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स, वो तो जब फोर्स नहीं होगा तब कांस्टेंट होगा। पहले इसी को कैसे कांस्टेंट कह दिया, पहले तो हम लोग उसकी बात करेंगे ना, क्यों नहीं है। मैंने तो पार्टिकल को थ्रो किया, फोर्स लगाया ना थ्रो करने के लिए, तो फोर्स कहाँ चला गया, ग्रेविटी तो है ही। मैं किसी भी पार्टिकल को थ्रो करूंगा तो फोर्स लगाऊंगा ना, तो आपने कैसे कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है।
वो तो इसके कारण कर रहा है। बोलिए बोलिए। फोर्स इज इक्वल टू, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का कितना था, 0। अब जैसे ही थ्रो किया तो पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू यू। ठीक है, तो जो फोर्स आपने लगाया वो कहाँ चला गया, पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज करने में चला गया। पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, उसके बाद मोमेंटम हो गया m इंटू ई। तो आपने जैसे ही पार्टिकल को थ्रो किया तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो गया 0 से लेके mu तक। ठीक है, तो फोर्स गायब हो गया, वो पूरा का पूरा मोमेंटम में चला गया। ठीक है, उसी मोमेंटम के कारण ही इस पार्टिकल पे वेलोसिटी आई। ठीक है, तो मतलब कि जो आप फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो फोर्स कहाँ कंज्यूम कर लिया, मोमेंटम ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, वो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन आ गया, इसके अंदर है फोर्स, फोर्स के कारण ही तो पार्टिकल में वेलोसिटी आएगी। मैं किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ, मैंने फोर्स लगाया, तभी तो उसमें मोमेंटम आया। ठीक है, तो जब इसमें मोमेंटम आ गया है तो एक्स डायरेक्शन में आप फेंकने के बाद, जब मैंने थ्रो कर दिया उसके बाद तो कोई फोर्स नहीं है ना, उसके बाद तो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, वो क्या है, mg। वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना mg। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में फोर्स है mg। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। माइनस जी क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, साइन कन्वेंशन वही लेके चलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके लिए नेगेटिव है। ठीक, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, एक्सीलरेशन के कारण ही तो वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक, अब एक्सीलरेशन ही 0 आ गया एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग वाई डायरेक्शन के बारे में बात करें। वाई डायरेक्शन में तो देखिए पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी है। ठीक, तो हम लोग जो लिखते हैं, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वो कब वैलिड है, और 2 डायमेंशन में लगा सकता हूँ क्या, वो तो मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में लगाया था। हम्म, जो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था तो हमेशा लिखा था कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो कब वैलिड है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो। तो इस पार्टिकल को दो पार्ट में देखिए, इसको भूल जाइए, यू को भूल जाइए। आपने क्या कहा कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल है जो कि वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। इसके लिए मैं अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूँ और इसके लिए अलग लिख सकता हूँ, और दोनों को कंबाइन करूंगा तो पार्टिकल क्या करेगा, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो पार्टिकल क्या कर रहा है, 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है, कि एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे पी पोजीशन पे पहुंच गया, मैंने कहा पार्टिकल यहाँ पे है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट आपने कहा कि एक्स कॉमा वाई है। ठीक, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसने कितनी एक्स डिस्टेंस कवर की और वाई डिस्टेंस कितनी कवर की, एक्स कॉमा वाई यही होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं पार्टिकल की हर एक की एनालिसिस करूं, जितनी देर में पार्टिकल एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी देर में पार्टिकल वाई डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तभी तो पी पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाले के बारे में बात करूं तो एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। ठीक, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है, u cos थीटा इनटू टाइम। ठीक, अब हम लोग वाई डायरेक्शन वाले के बारे में बात करें, तो वाई डायरेक्शन में हम लोग देखें तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो अगर वाई डायरेक्शन वाले को लिखूं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई डायरेक्शन वाला लिखें, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूँ,
तो एस वाई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस वाई ना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है? प्लस वाई। तो प्लस वाई इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई तो हमेशा माइनस जी होता है, ठीक है। यहां से टी की वैल्यू निकालिए फर्स्ट इक्वेशन से। तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। इसको सेकंड में पुट कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा यू एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यू कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड आउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल या सिंपल पाथ ऑफ द पार्टिकल, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि पार्टिकल कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी जब भी आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमें क्या निकालना है? y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y और x के बीच में रिलेशन देखूं तो y और x के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है इसका मतलब पैराबोला है, माइनस लगा दिया इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब कि मैथ्स भी प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल ऐसे घूम के नीचे आएगा, और एक्चुअल में भी यही होता है। नहीं आया समझ में? आ गया? एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा, मेरे को डेरिवेशन नहीं करवाना है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखिएगा, नीट में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर है सबको? जल्दी हो गया? नोट कर लिया? अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल को यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट को आपने ए मान लिया और ये पॉइंट है बी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। कितनी देर तक पार्टिकल एयर में रहा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर पार्टिकल ए से बी तक पहुंच रहा है तो जितने टाइम में ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा, ठीक। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो पार्टिकल पहले ए पे था, वापस बी पे पहुंच गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। पार्टिकल तो वापस उसी ग्राउंड पे पहुंच गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, मैंने बोला कि पूरा टाइम लग रहा है कैपिटल टी, ठीक है।
ए वाई की वैल्यू माइनस जी, कैपिटल टी स्क्वायर एक कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय। सेम चीज हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी, मोशन टू ग्रेविटी में। ठीक, वहां पे क्या था, हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो वहां पे वैल्यू आ रही थी 2u/g। ठीक है, रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल ए से बी तक पहुंच गया तो उसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की। तो मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, u cos थीटा। ठीक है, तो u cos थीटा तो कांस्टेंट है, तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो कैपिटल टी लग रहा है ना, ए से बी तक कांस्टेंट है, तो u cos थीटा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, कई जगह यूज होगा, एसएचए में भी यूज होगा। आरएस में आप लोगों को रंजन अलग नोट कर लिया। अब देखिए इसमें देखिए, अगर पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो बीच में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी मैक्सिमम हाइट भी हो रही है। मैंने कहा ये एच मैक्स, हमें एच मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे यूज करें मैक्सिमम पे। तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन y डायरेक्शन वाला यूज करना। तो y डायरेक्शन में जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो uy की वैल्यू कितनी थी, माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ay, a की वैल्यू तो माइनस g, और sy कितना है, h, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर है? यस सर। Find relation between maximum height and time of flight। दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों के बीच में रिलेशन निकाले, कैपिटल एच और कैपिटल टी के बीच। जल्दी से फॉर्मूले हैं, मैथ्स यूज करना आप लोगों को। कैपिटल टी और कैपिटल एच के बीच में रिलेशन निकाली। थर्टी पे मत कर देना। और क्या बोल रही
चली जाना क्या है ऑफिस क्या है टीयू साइन थीटा ठीक है बताइए क्या रिलेशन आ रहा है? H is equals to TU sin theta by यू साइन थीटा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एच और टी, यू साइन वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। और आप लोगों का ग्रुप बना है, ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हों, पहले बता देता। कल मैंने पहली बार ग्रुप में मैसेज डाला, ठीक है, कोई फैकल्टी ही डालेगा ग्रुप में कि पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या कर रहे थे। कोई ग्रुप मौज मस्ती के लिए नहीं है, ग्रुप भी डिलीट करवा दूंगा हमेशा के लिए। सही से कीजिए, सिंपल मैथ है, यू साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, आ जाएगा। जी आ जाएगा। हाँ जी आएगा। H is equals to T square D by नहीं कैलकुलेशन हाँ H is equal to T square by 8 ये आएगा। देखिए जल्दी से करके देखिए, ये है करेक्ट रिलेशन। देखिए H क्या था, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2U साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। यहाँ से U साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा GT by 2, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा H is equal to GT by 2 का होल स्क्वायर, तो G स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into 2 8 into G, एक G कैंसिल हो गया, G इक्वल टू कितना आ जाएगा 8H upon G अंडर, ठीक है, नोट कीजिए। सर बोलिए। सर पहले वाला जो रिलेशन था सर, तो उसको ऐसा होता था ना, जैसे कि हम टी को ले सर, जैसे कि टी इक्वल टू 2u साइन थीटा था और बाय जी, तो हम जी को ले लिया तो 2u साइन थीटा बाय टी, और सर वैल्यू रख देंगे जी की उसमें एच में। बेटा यू सर साइन थीटा नहीं चाहिए मेरे को यू साइन थीटा नहीं चाहिए। सर वैसे अगर तुम्हारा ऐसे आएगा ना सर, एच इक्वल टू यू टी। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को वो नहीं चाहिए, यू के टर्म में नहीं चाहिए, सिंपल एच और जी आने चाहिए, टी, ठीक है। ठीक है। एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, ये मैक्सिमम हाइट जा रहा है एच, मान लीजिए बीच में दो टावर आ रहे हैं और दोनों टावर की हाइट सेम है, स्मॉल है, ये मैंने कहा ए पॉइंट, ये कहा बी पॉइंट, बस इतना डेटा गिवन।
कि आपने जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो दो टावर को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है और दोनों टावर की हाइट आपकी सेम है, ठीक। तो आपसे पूछा गया फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा। जल्दी बताइए, एक लाइन का सोल्यूशन। तो इसमें ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो फिर वो ऊपर वाला प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो उसमें तो ऊपर वाली जो मैक्सिमम हाइट उसे स्मॉल एच ले लेंगे, उसमें फिर जो भी टाइम और डिफेक्ट को भी एच की वजह से। सही है। देखिए, मान लीजिए पार्टिकल जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल को पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से सोचिए, जो अभी आपने रिलेशन निकाला था T इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाई G, ठीक है, ठीक। तो आपने कहा कि जब पार्टिकल P से Q पहुंच रहा है तो इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। इन दोनों के बीच में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंच रहा है, h, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 8h बाई G, ठीक। अब इस पूरे पार्ट को रख, ये कितना है, पार्टिकल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 8, ठीक है। नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट जरूर लिख लीजिएगा कि कैसे किया क्वेश्चन को।
नोट के लिए लिखिए क्वेश्चन। A particle is projected with a particle is projected with 20 root 2 meter per second, 20 root 2 meter per second at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree. Full stop. Find time, find time when velocity of particle, when velocity of particle makes an angle, makes an angle 82 degree, 82 degree with initial velocity, with initial velocity. चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से। Sir, please repeat the question. A particle is projected with 20 root 2 meter per second at an angle of 45 degree. Find time, find time when velocity of particle, when velocity of particle makes 82 degree with initial velocity.
देखिए पार्टिकल को आपने 20√2 से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपसे बोला गया कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे है 82 डिग्री। तो सिंपल, अगर दो वेक्टर के बीच में 82 डिग्री है तो आपने एक वेक्टर ये बना ली, ये हो ना 82, वो तो बाद में सोचेंगे कि पार्टिकल कहाँ पे, ठीक। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल 82 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इसी को पैरेलली लेके जाइए, पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है ना, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल है कहाँ पे, ठीक। ये तो आपको पता चल गया, जो कंडीशन दी थी कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है 82, ठीक। इसको मूव कीजिए, इसको मैं मूव करूंगा तो पार्टिकल यहाँ कहीं तो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा b cos 37 और ये होगा by b sin 37। आपको ये तो पता है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 20√2 cos 45, दैट मींस 20, और ये भी कितना आ जाएगा 20, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली कभी भी चेंज नहीं होती है तो ये 20 के इक्वल होगा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय cos 37 4/5, ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। कहाँ पे क्या नहीं है सकते, पार्टिकल की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है 82 डिग्री, ठीक है। अब ये 82 होगा, इसमें से 45 माइनस कर दिए तो ये कितना आ जाएगा 37। तो ये वेलोसिटी पार्टिकल की कहीं यहीं पे होगी ना, ये सारी लोकेशन पे होगी पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट निकाल लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था 20√2 cos 45, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गया, v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ जाएगी तो vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू 25 sin 37 3/5 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं v इज इक्वल टू u प्लस 80, मेरे को तो टाइम पता लगाना है तो मैं y डायरेक्शन वाला यूज करता हूं, vy प्लस 15 की माइनस 15, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो माइनस 15 और uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 20 अपवर्ड डायरेक्शन में, ay तो हमेशा -10 होता है, यहाँ से t की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी 3.5 सेकंड। 20√2 sin 45 u sin थीटा, कैसे देखिए sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √2 कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, नोट कर लिया।
सर हाँ बोलिए। सर अगर हम सर स्पीड से मतलब स्पीड से फेंकते हैं 20 to 2 और सर वो हाँ। पार्टिकल आती है ए से बी मतलब ग्राउंड जब टच करती है तो सर हमने जो मतलब जो सिंपल फॉर्मूला था तो उससे लगाया 4 सेकंड आ रहा सर आंसर। वो ग्राउंड से टकराई होगी ना, वो तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। हाँ सर। मेरे से तो ये पूछा जा रहा है जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में 82 डिग्री पे होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो सर जब मैं पार्टिकल सर ये समझ नहीं आया था आपने सर नीचे 37 क्यों दिया सर? 82 से ऊपर भी तो कर सकते ना, 45 के ऊपर ही कर सकते थे। करके दिखाइए। सर इसके ऊपर ही बना देंगे ना सर, जैसे 45 डिग्री मारेगा पहले, अब उसको 82 कर देंगे। अरे पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है ना, हाँ तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी ना। 82 ऐसे कैसे बना देंगे? पार्टिकल इधर कितने जा रहा है, पार्टिकल तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सर मैं कह रहा हूँ सर 80 to 90 तो छोटा है, तो सर फिर भी थोड़ा सा करेगा लेकिन आगे जाएगा थोड़ा सा ही। कहाँ आगे जाएगा? सर अगर हम 90 मतलब 82 बनाते हैं सर, तो भले बॉडी वर्टिकली ना जाए लेकिन थोड़ा सा भी आगे जाएगा ना सर तो। 82 ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। हाँ ये सर 82 है। कहाँ से बनाओ? इधर। हम्म 82 कहाँ बनेगा? इस साइड में बनेगा क्या? नहीं सर, सर 45 के ऊपर ही बन जाएगा ना। ऐसे इसके बीच में कैसे हुई है? तो 45 डिग्री है। गोलू ये तो 45 डिग्री है। सर ये पहले दे रखा है। हाँ तो और क्या? और सर उसमें कह रहे जब वो 82 बनाया मतलब सर इसको मिटा के सर 82 कर देते हैं। कैसे 82 हो जाएगा? ये एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 82 के लिए तो पार्टिकल वाले की वेलोसिटी यही होनी चाहिए ना, तभी तो 82 होगा। अच्छा चलिए ठीक है नेक्स्ट। सर। y is equal to 3x minus 4x square. Find range. Find range. तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी? y is equal to x tan theta minus half gx square divided by u square cos square theta। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इन टर्म्स ऑफ r लिखना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को इसको याद रखिए। राइट y in terms of क्या x की जगह r और y की जगह 0 हो जाएगा, x की जगह रख दिया तो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना,
हम इस इक्वेशन को नहीं लिखते हैं और y की जगह 0 लिखते हैं ऊपर की इक्वेशन में और x की जगह r। y की जगह 0 रख दिया, x की जगह हाँ पार्टिकल रेंज पे पहुंच जाए। इसको कीजिए। देखिए r इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। यहाँ से g की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। ये वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g की वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, x tan थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस 10 एक्स स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाई r। एक रिलेशन मिल गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा कॉमन 1 माइनस x अपॉन r। इसको याद रखिएगा फॉर्मूले को। नोट कर लिया। अब देखिए y का रिलेशन आपने निकाल लिया x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, और आपके यहाँ पे इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो कंपेयर करने के लिए पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3x को कॉमन लिया, 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x, तो 3x x कैंसिल हो गया, 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक, अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ से मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकता हूँ कि कितने एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है tan थीटा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। और उसी तरीके से x अपॉन r की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। आगे समझे।
क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, नोट करिए समझे। थीटा varies from 0 degree to 90 degree. Comment on range. थीटा अगर वैरी हो रहा है 0 से लेके 90 तक तो आपको रेंज के बारे में कमेंट करना है। सही है। देखिए अगर रेंज हम लोग लिखें तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के बारे में बात करना है, यहाँ पे आपने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यू स्क्वायर अपॉन जी कांस्टेंट हो गया, तो ये रेंज किस पे डिपेंड कर रहे हैं? साइन 2 थीटा पे। तो अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो रेंज मैक्सिमम होगा कब? जब साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू क्या हो? 1। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है? कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45। मतलब कि 45 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ठीक, अब हम लोग थीटा को वेरी कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब थीटा आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 45 तक। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो cos sin 2 थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी 45 तक। 45 पुट करेंगे तो sin 90 हो जाएगा, तो sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब कि 0 से लेके 90 तक sin की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। तो रेंज की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज। और 45 से क्या हो रहा है? रेंज मैक्सिमम। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45। 45 के अगर आगे जाते हैं, मान लीजिए कि आपने कहा 46, तो 46 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 90 से लेके 180 तक क्या होती है? डिक्रीज। तो इसलिए रेंज की वैल्यू क्या होगी? 45 से लेके 90 तक डिक्रीज। और थीटा इज इक्वल टू अगर आपने 90 ले लिया तो थीटा इज इक्वल टू 90 लेंगे तो साइन 2 इंटू 90 साइन 180। साइन 180 की वैल्यू 0, तो रेंज वापस 0 आ गया। ये मैथ से इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो बोले तो ग्राफ भी बता दो, साइन का ग्राफ कैसे बनता है। हम लोग पढ़ेंगे वैसे सेक्शन में साइन और कोसाइन। ग्राफ याद रखना है तो साइन का कर्व याद, सभी लोगों को पता है। ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360।
नोट कर लिया? एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 49 डिग्री। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। तो ऑप्शन है r1 इज इक्वल टू r2, r1 इज लेस देन r2, r1 इज ग्रेटर देन r2। किसका रेंज ज्यादा होगा या दोनों इक्वल होंगे? सर सी वाला होगा, सर सी वाला। r1 इज ग्रेटर देन r2, क्यों? सर रेंज 42 तक आ रहा है, 45 तक मैक्सिमम मिल सकता है। तो मतलब कि जैसे जैसे हम लोग 45 के पास जाएंगे मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 42 और 45 के बीच में डिफरेंस देखूं तो कितना है? 3 डिग्री का। अगर मैं 49 और 45 के बीच में देखूं तो 4 डिग्री का है, ठीक है। डिफरेंस कम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो कौन सा करेक्ट है? ये रीजन जरूर लिख दीजिएगा। नोट कर लिया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ? दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मैंने कहा कि θ1 इज इक्वल टू थीटा है और θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है। दोनों को सम करके देखिए 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब θ1 और θ2 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं पहले में रेंज निकालूं तो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। सेकंड वाले में रेंज निकालूं तो u स्क्वायर sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं तो रेंज क्या होता है? सेम। अगर मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे और उसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे तो दोनों का रेंज का रेशियो क्या होगा? 1:1। देख लीजिए जल्दी। अलग नहीं आ रहा ना? नोट कर लिया? मैंने कहा कि दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिगर को ध्यान से देखूं तो दोनों का रेंज क्या है? सेम। तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि दोनों पार्टिकल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए।
तो आपसे पूछा गया पहले वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 और दूसरे वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट है T2। Same answer first. T2 is better than T2 is greater than T1। नहीं, क्यों? सर T1 ग्रेटर देन T2 होगा क्यों? सर। T का फॉर्मूला होता था 2u sin थीटा बाय g। सर मतलब टाइम, मतलब जो ये रेंज और टाइम है सर वो थीटा पे डिपेंड है, तो सर थीटा बढ़ेगा तो फिर टाइम भी बढ़ेगा ना सर। So T1 greater than देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों की मैक्सिमम हाइट को देखिए। अगर मैं इसकी हाइट के बारे में बात करूँ तो ये हाइट कितनी है h1 और इसकी हाइट बात करूँ तो ये हाइट कितनी है h2। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप लोग h का फॉर्मूला देखें तो वो कितना आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, और अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करूं तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो u sin थीटा यहाँ पे अगर h की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, h1 इज ग्रेटर देन h2 है ना। अगर h1 इज ग्रेटर देन h2 है इसका मतलब u sin थीटा 1, इसको थीटा 1 मान लीजिए और इसको थीटा 2, तो u sin थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन u sin थीटा 2। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड। जानिए ना, मैं फिजिक्स समझा ही नहीं रहा, मैथ्स कौन सा हाइट बढ़ा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? u sin थीटा के होल स्क्वायर पे ना। तो इसका मतलब u sin थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन u sin थीटा 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी बढ़ेगी। नोट कर लिया? yes. सर इसका सर ये होगा ना सर,
U1 greater than U2. नहीं, फिगर को देखिए, क्या चीज सेम नजर आ रही है? बस अब उसके बारे में सोचिए। हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दोनों के लिए हाइट सेम है, तो मैं तो सिंपल ये लिख सकता हूँ ना, ये कांस्टेंट है। ये मैं मतलब कि h1 इज इक्वल टू h, तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं 10 पार्टिकल थ्रो कर सकता हूँ अलग अलग, लेकिन हर एक की हाइट सेम है। ठीक, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? u साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब कि u और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो u की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, इसका मतलब u1 शुड बी लेस देन u2। आगे समझ में? चलिए, तो आज यहीं तक प्रोजेक्ट है क्वेश्चन ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ डाउट सेशन के लिए। ठीक है, स्नेहा आप रहिएगा और सब लीव कर सकते हैं। गोलू, माधव, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अभी डाउट सेशन होगा, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग भी जा सकते हैं। तुम्हारे अलावा ये देखिए हाथ देखो, नेहा हाथ देख। बात नहीं, कंसल्टेंट करते हैं पूछिए। नहीं नियामत का यार
कुछ भी नहीं हुआ है जो भी चीज है आपको एक्स दिया हुआ है किसके नाम से अरे आप बोलेंगे ये एक्स दिया हुआ है टी के टर्म्स में तो वहां पे निकालेंगे तो ये वहां पर डी की मतलब एक्स को सॉल्व करके डी के टर्म्स में मतलब ये लग सकता है फॉर्मूला इसमें ये डायरेक्ट उसमें डालेंगे इतना तो जो हो सकता है ये कुछ नहीं जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है ना इसे आगे लिखिए सभी करके इसको डिवाइड में जाता है माइनस बस मल्टीप्लाई में करना है अब ये देखो ये पावर इसमें से कम हो जाता है फिर यहाँ पे जो पावर है जाती है ये पावर लिखती है इसमें बाहर लिखेंगे तो यही पावर जो भी पावर है इसमें से -1 करेंगे -1 करेंगे 0 -1 इस पावर में से इनकम कर रहे हैं इसमें से भी इनकम करा इस पावर में से भी इनकम करेंगे 3 1 हो गया यहाँ 3 आएगा ये बहुत सिंपल है देखो डायरेक्ट करते जाओ कोई भी वैल्यू दो ये वैल्यू को बाहर स्नेहा लकी अरे देखो पावर को नेहा की भी ममता इसको बाहर इसको फिर इनमें कर देंगे ये पावर कम कर रहा उसके देगा 40 क्वेश्चन कर देंगे उज्जवल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है अंकित साल और कौन से तो साथी बाहर लिया क्वेश्चन लिया रिजल्ट लगवा गौरव ने नेहा पचौरी प्रेजेंट मैम इतिक भाई शुक्ला क्या पानी अंकुश अंकुश बोल रहे हैं अब क्या है अच्छा इसी में खोल लेंगे क्या बता रहे हाँ इसे दो मम्मी तुमने टेंशन आ रहा है आप लोगों ने कोई क्लास और सुनी? डाउट्स बताइए वो तब भी उसके बाद आते हुए आप लोग नहीं मैं 11th वालों के लेने जा रहा था बल्कि मैं
उसमें ऑप्शन लिख रहा है तब भी यही पढ़ा तीनों के क्या हो जाएंगे निकालिए सेक्शन बी। कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने जो कल नहीं किया था, कर लिया ना? मोशन इन प्लेन का शीट आज ही डलवा रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा। आज स्टार्ट कर दीजिएगा, मैक्सिमम 4 या 5 दिन तक चलेगा, नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक, तब तक क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन का छोड़ दीजिएगा, मोशन इन प्लेन, जब सर्कुलर मोशन करेंगे तब उसको कीजिएगा। The relation between x and t given below for the straight line, which of the following equation will found the accelerated motion alpha and beta? Straight line motion, ठीक है, straight line motion इक्वेशन कब वैलिड होती है? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है। तो कॉमन सेंस हमेशा लगाइए, जैसे कि x इज इक्वल टू मैंने t लिया, ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू t लूंगा तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? अगर मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0, ठीक। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा क्या आंसर है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आपने t स्क्वायर लिया, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20। फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने x इज इक्वल टू t क्यूब लिया, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6t, ठीक है। अगर मैं इन तीनों में ध्यान से देखूं तो एक्सीलरेशन तो 0 है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई मतलब ही नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट आ गई ना, ठीक है। इस वाले में एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया, भले कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड,
ठीक, इस वाले केस में एक्सीलरेशन वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? अब इस इक्वेशन में देखिए कहाँ पे x t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, फोर्थ वाले में स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, x इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ जाएगा, आता आगे समझिए। 70 क्वेश्चन 10 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7, v और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ ये 2 है, ये x है, ये v है और ये वैल्यू 4 है। द एक्सीलरेशन वेरीज विद द पोजीशन, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है, मतलब कि a और x के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये ग्राफ हमने स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ा था, तो मैं क्या लिखूंगा, v अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए v अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर लें x के रिस्पेक्ट, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 dv अपॉन dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 1/2 बचेगा। तो dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है v dv अपॉन dx, बस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू यहां से निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 माइनस 2x, और dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, -2, बस ये आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आंसर। अच्छा सेक्शन 1 का 50 में बता ओके 56 56 56 कल ही तो बता, आपने बोला था जब रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकाल सकते हैं, पर 56 वाले में स्पीड अपने फाइंड की रिलेटिव मोशन से। हाँ अरे तो वहां पे तो डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो रिलेटिव में आपको क्या करना है, नोट कर लिया इसको, ये देखिए मैं कह रहा हूँ पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, इसको यहाँ तक पहुंचना है, ये है क्वेश्चन, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये निकाल सकता है क्या, टाइम तो निकाल सकते हैं, हाँ तो स्पीड फाइंड कीजिए। तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो स्पीड आया, मैं रिलेटिव स्पीड फाइंड कर रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड में v क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो थोड़ी ना चेंज होगा, आगे समझे। सही है। जैसे थर्ड ग्राफ पॉसिबल देखिए क्वेश्चन नंबर 17, which of the vt graph is not possible, देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले ग्राफ में बात करूं, vt ग्राफ ये ऐसे दिया, ये पॉसिबल है कि नहीं, क्यों, सर एक टाइम पे 2 वेलोसिटी, ठीक है, भले कि एक कोई टाइम ले लो, 3 आ रही, ठीक है, एक टाइम पे 3 पार्टिकल की वेलोसिटी आ रही है, एक आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है, एक टाइम पे पार्टिकल की 3 वेलोसिटीज नहीं हो सकती। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, फिजिकली नॉट पॉसिबल, तो पहला वाला तो नहीं पॉसिबल है, हाँ पहला वाला तो सही है, अब दूसरा वाला ये दिया हुआ है, सेम ऐसे ही है कुछ, ये इसमें भी 2 आ रहे हैं एक ही टाइम पे, और थर्ड वाला
तो ऐसे दिया यही है ना। हम्म, ये क्यों नहीं पॉसिबल? तो पॉसिबल है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है ना किसी भी इंस्टेंट पे। yes sir, वेलोसिटी का अगर एक्सीलरेशन लूं तो यहाँ पे तो वीटी ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए -5 आ रहा है, मैंने मान लिया, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है +5। मैं हर एक एनालिसिस करूंगा तो मतलब कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। पार्टिकल वहां पे वापस पहुंच सकता है दोबारा, ठीक है। और दूसरा एक्सीलरेशन के बारे में अगर सोचूं, पहले एक्सीलरेशन कितना है? पॉजिटिव, फिर एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0, फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है ना, फिर एक्सीलरेशन 0, फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ये भी पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन इज मतलब कि इसमें फर्स्ट और सेकंड ही है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये फिजिबल है, ठीक है। सारे पॉसिबल है ऑप्शन। या तो मेरे ख्याल से फिगर कुछ और बन रहा होगा, एक्चुअल में मिसप्रिंट हो गया। सर एक ही इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व सर्कल हो गया, वहां तक तो आ गया इक्वेशन। इसको इतना लेंथी करने की क्या जरूरत? क्वेश्चन में जो पार्टिकल्स का देखिए, एक पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। अब पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? t। अब क्वेश्चन में एक सही कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती है, वो सेकंड हाफ के बारे में पूछा, फर्स्ट हाफ के बारे में नहीं, ठीक। मैंने कहा कि पार्टिकल सी तक पहुंच रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है? d/2, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? d/2। तो मैंने कहा कि पार्टिकल को ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा और पार्टिकल को सी से बी तक जाने में कितना टाइम, ठीक है। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी, ठीक। अब इसको जरा इक्वेशन को यूज कर लीजिए, कुछ रिलेशन आ जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक। मैं यहाँ पे इस वाले को यूज करूँ क्योंकि मैं डी के टर्म में जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को यूज करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एस की वैल्यू कितनी है? डी। ये भी छोड़ दिया, एस की वैल्यू आपकी कितनी है? डी। डी इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं उससे थोड़ा सिंपल में सोच रहा हूँ, एक ही स्टेप आंसर आता है, तो यू अपॉन कैपिटल टी, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से निकाला? v इज इक्वल टू यू प्लस ए। यहाँ से कैपिटल टी के टर्म में आपने क्या निकाली? एक्सीलरेशन निकाली। मेरे से पूछ रहा है पार्टिकल को ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ए से सी तक निकालिए, कितना टाइम लगेगा? ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालें? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपने s इज इक्वल टू यू टी, u कितना दिया हुआ है? u है, तो d/2 इज इक्वल टू यू टी, इसको t1 मान लीजिए, ठीक है, माइनस हाफ ए t1 स्क्वायर। क्वाड्रेटिक से बचने का कोई तरीका?
क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल टी दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा। ए से सी में देखें तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो बी तो 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। क्वाड्रेटिक, चलिए क्वाड्रेटिक से बच नहीं सकते। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सोचा था बिना क्वाड्रेटिक के आंसर आ जाए। अब अगर मेरे को यहाँ से निकालना है ए से सी तक, आपको कितना टाइम लगना है? तो ए से सी तक टाइम निकालने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो टी1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे अननोन क्या क्या है? डी भी अननोन है, यू भी अननोन है, ए भी अननोन, तीन अननोन है। तो तीनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल टी के फॉर्म में किसी तरीके से, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, कि कैपिटल टी मतलब कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कैपिटल टी टाइम लगेगा। क्या करें? फिजिक्स नहीं है, सिर्फ मैथ्स है, बस आपको इक्वेशन के बारे में सोचना है कौन सी इक्वेशन है ताकि आंसर जल्दी आ जाए, और कुछ नहीं। सर जो उधर वाली इक्वेशन है तो इसको कंपेयर कर, इसके साथ और सर अगर इसको यहाँ से 2 को पूरे को मल्टीप्लाई कर दें b by 2, कंपेयर करने के लिए तरीका क्या है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं सर यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, इसको 2 को पूरी RHS के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, माइनस 8 ये इसको करते यहाँ से u इज इक्वल टू 2u या 2t1 इज इक्वल टू t। 2t1 is equal तो t1 इज इक्वल टू t by 2। to बट ये तो आंसर ही नहीं। ऐसे कंपेयर ही नहीं होता, पहले ही बता रहा हूँ। मैथ्स का रूल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें दोनों का टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ही अलग अलग है, इधर तो टी है ही नहीं, पहली बात कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक भी अलग अलग टर्म में बन रही है, यहाँ पे t1 के टर्म में, यहाँ पे कैपिटल टी के टर्म, तो कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये आपने a की वैल्यू निकाली u अपॉन t के टर्म। ठीक, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? d by 2 u t1 माइनस हाफ a की वैल्यू u by t t1 स्क्वायर। ठीक, और एक इक्वेशन ये है आपके पास। ठीक है, इसको कैसे वहां पे पुट करें? d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? d की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ut1 माइनस ut1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है t1 के टर्म। अब इसको यहाँ भी a की वैल्यू ये थी। हाँ इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, u बाई टी t1 स्क्वायर माइनस 2ut1 प्लस u कैपिटल टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है? u बाई कैपिटल टी, ये था ना,
एक टी कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, यूटी माइनस यूटी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस यूटी बाई 2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अब, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, E इज इक्वल टू, पहले कि T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन के कुछ कैसे निकाल, माइनस बी क्या है यहाँ पे 2u है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4u अपॉन कैपिटल T इंटू सी ut बाई 2, यही है ना, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2u प्लस माइनस, ये तो t कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर रूट 2 इंटू यू डिवाइडेड बाई 2u डिवाइडेड बाई t, यही होगा ना, u को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस कैपिटल T, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, t अंडर ब्रैकेट 1 प्लस माइनस रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 के टर्म आंसर दिया, तो रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा टाइम लूं, ये कैसे पता चले, देखो तो दोनों इक्वेशन आ गई ना, देखो टाइम कैसे डिसाइड करूं, प्लस वाला कि माइनस वाला, नहीं ऑप्शन से नहीं, इससे कैसे पता चलेगा प्लस वाला कि माइनस वाला, मतलब कि समय पूरा टाइम दिया है कैपिटल टी, तो जो टाइम इंटरवल होना चाहिए कैपिटल टी से छोटा ही होगा ना, मेरे को ए से बी तक पहुंचने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो मेरे को ए से सी तक पहुंचने में 10 से तो कम ही लगेंगे ना, ठीक है, तभी मैं माइनस वाला साइन लूंगा, तो क्या आ जाएगा, आगे समझिए। और क्वेश्चन नंबर 10 एंड 14, ये हुआ, पर टेस्ट आप लोगों का 10 बजे से है, ये 11 बजे से, कितने बजे से, 11, टेस्ट मत छोड़िएगा कोई सा, ठीक है ना, अगर आप लोग टेस्ट छोड़ेंगे तो मतलब कि वो चैप्टर गैप हो जाएगा, टेस्ट का मतलब यही होता है कि कौन से पार्ट हैं जो आपको समझ में नहीं है,
जो गलती आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले वो गलती यहीं पे की, ताकि वो रिपीट ना हो। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया? नहीं सर। थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर बायो सर की क्लास 2 मिनट बचे। सर आप प्लीज करें। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये है स्पीड टाइम ग्राफ, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, मिरर इमेज हो जाता है दोनों एक दूसरे का। तो मेरे को तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के मेरे को वीटी ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ जहां पे चेंज हो रहा हो वहां से मिरर इमेज ले ली। ठीक है, मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया। ठीक, तो ये किसका ग्राफ है? वीटी ग्राफ। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? एवरेज एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 20, और ये कितनी होगी? -20। ठीक है, तो नेट चेंज कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी दिया है 4 या 2, जो भी दिया 10 दिया हुआ। इसका आंसर गलत है। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। चलिए, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है ना? देखो हर एक ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं जो करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी है कि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो? पार्टिकल तो 0 पे आने के बाद उसी डायरेक्शन में फिर से मूव कर सकता है ना, ये तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल रिवर्स ही हो। ठीक है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं रुक गया। ठीक, अब एक कंडीशन ये है कि या तो मैं इसी डायरेक्शन में चल, या तो एक कंडीशन ये यहाँ से रिवर्स हो जाऊं। ठीक है, अगर मैं रिवर्स हो रहा हूँ तो वीटी ग्राफ ये बनाऊंगा। अगर मैं उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो वीटी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ सेम होगा। ठीक है, अगर सेम होगा तो उस केस में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0। ये 20 है ना, और इनिशियल भी 20 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 0। और एक और ऑप्शन भी हो सकता है, +4 कब आएगा? मिरर इमेज तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ ना, इसका मिरर इमेज ले सकता हूँ, कोई जरूरी है कि मैं इसी का मिरर इमेज लूं? ठीक है, पार्टिकल तो ऐसे भी से स्टार्ट हो सकता है, मैं पहले वाले को मिरर इमेज ले लूं। अगर पहले वाले का मिरर इमेज लूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट। आगे सुनने ज्यादा डाउट है क्या? सर खड़े हैं। अभी होंगे 8-10, चलिए मंडे को इसको कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं, दोनों और सब भी है ना, सबके सर खड़े हैं।